नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। सबसे पहले आपको बताती हूं कि वो कौन सी 3 खबरें हैं जो हम आपको आज दिखाने वाले हैं, जो आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहली खबर में हम बात करेंगे पुणे की, जहां पर जाम में जहर घुल गया है। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब ने ऐसा कहर बरपाया है कि कई घरों के चिराग बुझ गए। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कई लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सवाल है कि आखिर मौत की ये शराब किसकी सरपरस्ती में बिक रही थी? क्या प्रशासन की आंखों के सामने मौत का कारोबार चल रहा था? और आखिर कब टूटेगा अवैध शराब माफिया का नेटवर्क? दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मदरसों में करोड़ों के घोटालों के आरोप ने सियासी और प्रशासनिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। एडेड मदरसों में जीपीएफ वेतन और नियुक्ति के नाम पर बड़े खेल की आशंका जताई जा रही है। हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद अब जांच तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिक्षा के नाम पर सरकारी खजाने में सेंध लगाई गई? क्या फर्जी नियुक्तियों और फर्जी भुगतान का पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया था? और अगर घोटाला हुआ है तो उसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं? और तीसरी बड़ी खबर यूरोप से है, जहां नेटो सदस्य देश रोमानिया पर ड्रोन हमले ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। यूक्रेन सीमा के पास गलाटी इलाके में हुए धमाकों के बाद रूस पर शक गहराता जा रहा है। रिहायशी इलाके में हुए इस हमले में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अगर ये हमला रूस की तरफ से हुआ है तो क्या ये नेटो को सीधी चुनौती है? क्या यूक्रेन युद्ध अब और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है? और क्या दुनिया एक नए वैश्विक संकट के मुहाने पर खड़ी है? इन 3 खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, जहां जहरीली शराब पीने से हाहाकार मच गया है और जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की जान चली गई है। रात में साथ बैठकर के शराब पी और सुबह कई घरों से अर्थियां उठ गई है। मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे के पिपरी चिंचवाड़ की एक घटना बताई जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे से ये दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ जहरीली शराब पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस लगातार जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक पुणे और पिपरी चिंचवाड़ के अलग अलग इलाकों में अवैध तरीके से बनाई गई शराब बेची जा रही थी। लोगों ने इस शराब का सेवन किया। इसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन कुछ लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। सबसे ज्यादा मौतें पिपरी चिंचवड़ इलाके में हुई, जहां 8 लोगों की जान चली गई। वहीं फोगेवाड़ी, हटपसर और काले पड़ल इलाके में भी मौत की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि इस जहरीली शराब का नेटवर्क कई इलाकों तक फैला हुआ था। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार योगेश लंबे समय से अवैध शराब बनाने और बेचने का काम करता था। उसके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जांच में सामने आया कि पिपरी चिंचवाड़ के फोगेवाड़ी इलाके में जहरीली शराब तैयार की जाती थी और वहीं से सप्लाई की जाती थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े अवैध कारोबार की भनक पुलिस को पहले क्यों नहीं लगी? जहरीली शराब मामले पर सीएम ने भी संज्ञान लिया है। सीएम फडणवीस ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पुणे और पिपरी चिंचवड़ पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित जगहों पर छापेमारी की जाएगी, सीएम फडणवीस की तरफ से ये कहा गया है। गिरफ्तार आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी, सीएम फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में 15 लोगों की जान चली गई है। पुणे में यह जहरीली शराब से 15 लोगों की मौत पिपरी चिंचवड़ में हुई है। अवैध शराब माफिया का खौफनाक खेल देखने को मिला है। कई लोगों की हालत अब भी गंभीर है। मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पुलिस और आबकारी विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस हालांकि इन लोगों के खंगाल रही है। सवाल ये कि किसकी मिली भगत से ये खेल चल रहा था? पुणे में किस तरीके से ये जहरीली शराब बिक रही थी? मेट्रो सिटीज में अगर इस तरीके के मामले सामने आए तो चिंता का विषय हो जाते हैं। पुलिस को पहले भनक क्यों नहीं लगी इस पूरे मामले में? और कौन था ये जो मौत का कारोबार चला रहा था? क्या बड़े नेटवर्क का खुलासा होगा और आबकारी विभाग क्या इसकी जिम्मेदारी लेगा? इसके साथ ही क्या इलाकों में भी जहर फैल जाएगा? इस कारोबार में बड़े चेहरे शामिल हैं। आखिर गरीबों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। बाबा शेख हमारा भाई था, चचेरा भाई। अब वो बाबा शेख हमेशा पीता था। हमको लगा कि हमेशा पीता है, इसके लिए दिक्कत हो रही है कुछ बोल के हम हॉस्पिटल लेके गए 26 तारीख को शाम को। तो पहले हम लोग एक नर्सिंग हॉस्पिटल बोल के उधर लेके गए, उन्होंने पकड़ा नहीं, बोले नहीं तुम पहले वाईसीएम लेके जाओ। हम वाईसीएम लेके जाने के बाद पता चला उनको पसीना बहुत आ रहा था और बाद में पता चला कि उन्होंने दारू बहुत ज्यादा पिए। फिर दारू निकाली पेट में से, तकरीबन मुंह से फेस आ रहा था। फिर हमको लगा ठीक हो जाएगा। सवेरे मालूम पड़ा कि 11 बजे की उनको डेथ करा दिया। तो हमको तब तक पता नहीं चला कि दारू की वजह से हो गया। मगर दूसरे दिन उनका दोस्त अकबर शेख, सेम उनको भी वैसा इशू हुआ। तो फिर हमारा थोड़ा शक बढ़ गया। फिर धीरे धीरे ये क्वांटिटी बढ़ते गई। तकरीबन अभी 12 से 13 लोग हो चुके हैं। तो प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि नहीं क्या ऐसे अवैध धंधे जो कर रहे हैं जिससे नुकसान हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, तो इस पे कुछ कार्रवाई हो। और जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके इनका डेथ हो, जो छोटे छोटे जवान बच्चे हैं, जिनकी शादी भी नहीं, उनके बच्चे हैं, तो उनके लिए कुछ आर्थिक मदद या कुछ करे या उनके फैमिली के लिए कुछ करे, या दरखास्त है बस प्रशासन से।
और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिरुद्ध उगले जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या कुछ आदेश दिए गए हैं सरकार की तरफ से और क्या कुछ खुलासे अभी और होने बाकी हैं? जी, देखा जाए तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने जो है बड़े पैमाने पर जो है ये पूरी जो इसकी जांच है, इसकी जांच के आदेश दिए हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये जो जांच है, इस जांच की अभी पुष्टि की जा रही है। यहाँ पे इन जो करीबन 14 से 18 लोगों की इसमें भारी संख्या में मौत हुई है, जहाँ की ये जो शराब बनाई गई थी, जहाँ की इसमें गरीब लोग जो ज्यादा कर इसमें मृत्यु हुए हैं। और इसको चलते हुए जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो या पुलिस दल हो, ये अभी जांच में जुटी है। अभी इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनको मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है, क्या ये लोग पहले से भी किसी तरीके की किसी घटना में संलिप्त रहे हैं? इसके बारे में जांच पड़ताल हो रही है। जी, अभी तो पूरी जो मामला है इसकी जांच शुरू है। और देखा जाए तो ये जो जांच है, इस जांच में अब 2 आरोपी जो है पहले गिरफ्त में लिए गए थे और अभी जो है 8 आरोपियों को जो है गिरफ्त में लिया है। और इसमें पूरी जांच के जो आदेश है, ये अभी पुलिस ने सूत्रों से दिए हुए मालूम गिर रहा है कि सूत्रों से ये अभी इसमें और भी बढ़ने की चांसेस है। और जहाँ की मौत का जो आंकड़ा है, ये भी इसमें बढ़ने की शक्यता दिखाई दे रही है। अभी यानी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। जी अनिरुद्ध, कुछ और लोगों की गिरफ्तारी अभी हो सकती है क्या इस मामले में? इस मामले में अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी होगी ये तो अभी बता नहीं सकते, लेकिन देखा जाए तो अभी जो लोग शामिल थे उन लोगों को बुलाया जा रहा है, उन्हें पूछताछ की जा रही है। पूछताछ की जा रही है। जो लोग इसमें दोषी हैं उन्हें कड़ी सजा भी मिलेगी। बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध आपका तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के एडेड मदरसों में अब करोड़ों की जीपीएफ घोटाले की गूंज सुनाई दे रही है। पुरानी पेंशन, जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ के नाम पर ऐसा खेल खेलने के आरोप लगे हैं, जिसने पूरे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को ही कटघरे में लाकर के खड़ा कर दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जिन नियुक्तियों को लेकर नियमों पर विवाद था, उन्हीं कर्मचारियों को सरकारी खजाने से वेतन, पेंशन और जीपीएफ का फायदा कैसे मिलता रहा। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब शासन हरकत में आया। जांच की मांग तेज हो गई। मामला 2005 से पहले और बाद की नियुक्तियों से जुड़ा है। आरोप है कि कुछ मदरसों में नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियां की गई। बाद में उन्हें पुरानी पेंशन योजना और जीपीएफ का लाभ भी दे दिया गया। 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर नई पेंशन स्कीम जबकि लागू नहीं होनी चाहिए थे। अब सवाल यही कि क्या सरकारी धन की बंदरबाट हुई? क्या टैक्स पेयर्स के पैसे से फर्जी तरीके से लाभ बांटे गए? और क्या इस पूरे खेल में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत थी? हाईकोर्ट ने भी मामले को गंभीर मानते हुए तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर सरकारी धन बिना वैध प्रक्रिया के कैसे खर्च हो गया। कोर्ट के आदेश के बाद जांच समिति सक्रिय हो गई है और अब नियुक्तियों से लेकर वेतन भुगतान तक की फाइलें खंगाली जा रही हैं। माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कई बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश का मदरसा सिस्टम पहले भी कई बार विवादों में रहा है, लेकिन इस बार मामला सीधे सरकारी खजाने और पेंशन घोटाले से जुड़ गया है। तो उत्तर प्रदेश में मदरसा नियुक्तियों पर बड़ा विवाद गहरा गया है। एडेड मदरसों में करोड़ों के जीपीएफ घोटाले का जो आरोप है, उसमें बताया गया कि पुरानी पेंशन और जीपीएफ के नाम पर खेल खेला गया। 2005 के बाद जो नियुक्तियां हुई, उन्हें भी ये धनराशि बांटी जा रही थी, जो कि इसके हकदार नहीं थे। मदरसा में सरकारी धन की बंदरबाट के आरोप हाईकोर्ट के आदेश के बाद और ज्यादा हड़कंप मचाते हैं। मदरसा भर्ती और वेतन भुगतान की जांच शुरू हो गई है। कोर्ट की टिप्पणी में अल्पसंख्यक विभाग को भी लपेटे में ले लिया है, वहां पर भी खलबली देखने को मिल रही है। यूपी मदरसा सिस्टम में जो ये घोटाला हुआ है, उस पर बड़े संगीन आरोप लग रहे हैं। सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड। सुशील, ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये संज्ञान में आया और अब आगे कार्रवाई क्या? मीनाक्षी, ऐसा है, मदरसों में काफ़ी घालमेल हो रहा था, काफ़ी घोटाला हो रहा था। इसकी शिकायत बाकायदे एक जो बनारस के व्यक्ति है उन्होंने की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हाईकोर्ट गए वो। जब हाईकोर्ट के संज्ञान में आया कि इस तरह घोटाला हो रहा है, वहाँ जीपीएफ घोटाला है, पेंशन घोटाला है और तमाम जो बाबू थे उनको शिक्षक बना दिया गया, तो ये सब जब पूरी जाँच शुरू हुई तो उसमें बाकायदे हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार अंजना सिरोही जो लखनऊ में बैठती है उनसे कहा कि पूरी इसमें जाँच पड़ताल की जाए, पूरा बताया जाए क्या मामला है। क्योंकि हाईकोर्ट भी जब पूरा मामले को देखता है तो वो भी एकदम अचरज में पड़ गया कि ये
ये सरकारी पैसे का बंदरबाट हो रहा है, घोटाला हो रहा है। तो जब जांच शुरू हुई तो उसमें बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, ऐसे खुलासे हुए हैं जिसमें से साफ है जो कि 2005 से पहले जो कि वहां पर बाबू थे, वहां पर क्लर्क थे, उन क्लर्कों को बाकायदे 2005 के बाद जो रिटायर नहीं हुए उनको शिक्षक बना दिया, और जो उनकी पुरानी जो क्लर्क की नौकरी थी वो भी शिक्षक में ऐड कर दी, और कहीं ना कहीं उनको सीनियरिटी दे दी और सीनियरिटी का पैसा दे दिया, और उनको जीपीएफ भी शामिल कर दिया। पुराना उनका वो था, और जो नए शिक्षक बनाए गए क्योंकि बाबू से शिक्षक बने तो उनका जो जीपीएफ का पैसा भी ऐड होने लगा। तो इस तरह बहुत बड़ा घोटाला है। और जो रिटायर हो गए थे उनको फिर से नौकरी दी गई, और उसमें जो रिटायर हो गए थे वो बाबू थे और वो उनको शिक्षक बनाया गया। ये जो पूरा मामला है अधिकतर मदरसों में था। इसकी जांच पड़ताल में तमाम बड़े खुलासे हुए हैं, पैसे का बंदरबाट हुआ है, कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है कोर्ट उसने की तरफ पैसे से ले जो देकर टिप्पणी की गई है उसमें सीधे सीधे अल्पसंख्यक विभाग पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। तो अब जरा ये बताइए कि उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है। बिल्कुल, इसमें जो अंजना सरोही हैं, रजिस्ट्रार हैं, यहाँ लखनऊ में बैठती हैं, उन्होंने बाकायदे जांच पड़ताल शुरू कर दी है, कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है। पूरा मामला खुलकर सामने आ गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो मदरसे हैं इस तरह के उन पर कार्रवाई कर रहा है। कहीं ना कहीं उनको जो भी उसमें सिस्टम खराब है उसको ठीक करने का काम कर रहा है। तो बहुत जल्दी ये सिस्टम भी ठीक होगा और कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें कई चेहरे बेनकाब होंगे, कई चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं। तो ये जो पूरा मामला है उत्तर प्रदेश में एक जाल की तरह फैला हुआ था, कहीं ना कहीं जाल को तोड़ने का काम करेगा उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये जो पूरा मामला काफी बड़ा है, ये बहुत जल्दी इसमें खुलासे और भी होंगे, तमाम नए चेहरे सामने आएंगे। जी मीनाक्षी, कोर्ट की तरफ से तो टिप्पणी कर दी गई है, सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी? बिल्कुल, सरकार ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जो कि अंजना सरोही जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने जो अपने तमाम मदरसा बोर्ड के जो अधिकारी हैं और जो इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं वो पूरा इसको एक पेपर इकट्ठा कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, बाकायदे इसमें लिखा पढ़ी भी हो रही है और हर चीज़ को पूरा एक छान के पूरा देखा जा रहा है कि आखिर कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं, किन मदरसों में गड़बड़ियाँ हुई हैं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों में इस तरह की गड़बड़ियाँ देखने को पाई गई हैं। तो इसकी जांच पड़ताल करने के बाद वो हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करेंगे और हाई कोर्ट को बताएंगे और इसको ठीक करने के लिए भी ये तो बहुत बड़ा घोटाला है कि जो सरकारी मदद पा रहे हैं उन मदरसों की तरफ से ऐसा कुछ किया गया है और एक लंबे वक्त से हो रहा था, 2005 के पहले से समझिए। तो अब इतने लंबे वक्त से हो रहा था तो मुझे लगता है कि पुरानी सरकारों के भी कुछ नाम जरूर आएंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, ये बहुत पहले से हो रहा था, जब योगी सरकार नहीं थी तब से हो रहा था। 2017 में योगी सरकार आई है और 2005 में जो पहले वहाँ पर बाबू हुआ करते थे 2005 से पहले, उन बाबुओं को इस बाकायदे बिना नियम देखे, बिना मदरसा जो नियम है, कानून है, मदरसा एक्ट है, उसको भी पालन नहीं किया गया। उसके बिना पालन किए हुए उनको बाकायदे बाबुओं को टीचर बना दिया गया और उनकी बाकायदे सर्विसेज जो थी, जो बाबू की सर्विस थी, उसको ऐड कर लिया गया। तो ये बहुत गंभीर मामला है। इसमें जो पुरानी सरकारों के तमाम अधिकारी होते हैं, तमाम हो सकते हैं और तमाम जो मंत्री उस टाइम पर रहे हैं, तो ये सब पूरा जो घालमेल है बहुत बड़ा है। इसको भी पूरा साफ करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इतना जरूर है सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है और जो मदरसा जो रजिस्ट्रार हैं अंजना सरोही, उस पर पूरी निगाह रखे, पूरी जांच पड़ताल करवा रहे हैं। जी ठीक, बहुत धन्यवाद आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे रोमानिया की। नाटो देश रोमानिया पर हमला हुआ है। गलाटी इलाके में सुसाइड ड्रोन से अटैक किया गया है। रिहायशी इमारत पर यह हमला हुआ है। ड्रोन हमले से कई लोग घायल हो गए हैं। पूर्वी रोमानिया पर रूस के हमले का शक है। यूक्रेन बॉर्डर के पास रोमानिया पर अटैक हुआ, रूस ने ड्रोन हमला किया। गलाटी में रूस के ड्रोन का मलबा भी मिला है, ये बताया जा रहा है। अब रूस यूक्रेन जंग नेटो देशों की चौखट तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। नेटो सदस्य रोमानिया के पूर्वी इलाके गलाटी में सुसाइड ड्रोन हमले ने हड़कंप मचा दिया। यूक्रेन बॉर्डर से सटे रिहायशी इलाके में धमाके के बाद कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रोमानिया का दावा है कि हमला रूसी ड्रोन से किया गया। इतना ही नहीं, गलाटी इलाके में रूसी ड्रोन का मलबा भी मिलने की बात कही जा रही है और अगर यह हमला रूस की तरफ से साबित होता है तो यह सिर्फ रोमानिया पर हमला नहीं बल्कि सीधे सीधे नेटो की सुरक्षा को चुनौती माना जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या पुतिन अब नेटो देशों को डराने की रणनीति पर काम कर रहे हैं? क्या यूक्रेन युद्ध अब यूरोप के दूसरे देशों को भी अपनी चपेट में लेने वाला है? और अगर नेटो ने इसे सामूहिक सुरक्षा पर हमला माना तो क्या दुनिया एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ जाएगी? क्योंकि नेटो का नियम यही है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे तमाम नेटो कंट्रीज पर हमला माना जाएगा। रूस से नेटो बदला भी ले सकता है, यह भी माना जा रहा है। नेटो देश रोमानिया पर जो हमला हुआ गलाटी इलाके में, रिहायशी बिल्डिंग, ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वहां पर निशाना बनाया गया। यूक्रेन बॉर्डर के पास ही ये धमाका हुआ है, इसलिए रशिया पर यह शक भी जताया जा रहा है। हालांकि ये क्या कोई
मिस एम था, गलत तरीके से ये वहां पर ड्रोन अटैक के लिए भेज दिया गया। इस पर कोई भी बयान रशिया की तरफ से नहीं आया है, वरना ये मान लिया जाएगा कि रशिया ने ही यह हमला किया है। इसके बाद रोमानिया में जरूर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूस और नेटो तनाव एक बार फिर से बढ़ सकता है और नेटो कंट्री में आता है रोमानिया भी, तो ऐसे में दोनों के बीच में विवाद गहरा सकता है, नेटो और रशिया के बीच में। विकास अब्रोज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोमानिया पहले से यूक्रेन के पक्ष में खड़ा हुआ और तमाम नेटो कंट्रीज खड़ी हुई हैं। अब रोमानिया पर हमला हुआ है और अगर ये रूस ने किया है तो तमाम नेटो कंट्रीज पर यह हमला माना जाएगा और फिर नेटो कंट्रीज क्या रशिया के साथ युद्ध की शुरुआत कर देंगी? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये हमला रशिया द्वारा कि रूस द्वारा किया गया और उसको लेकर रोमानिया के जो विदेश मंत्रालय उसने जो रूस के राजनयिक उनको बुलाकर इसका विरोध भी दर्ज किया है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन था ये पेलोड लेके आया था और एक बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर ये जाके गिरा, जिससे 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई और 70 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल लिया गया सुरक्षित। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह से ड्रोन जो है ये किसी यूरोपियन नाटो कंट्री में आया है, क्योंकि ये फरवरी 2022 से ये रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। तब से ये बताया जा रहा है कि 47वीं बार ये ड्रोन जो है ये नाटो कंट्रीज की तरफ यहाँ यूरोपीय संघ की तरफ गया। इसको लेकर यूरोपीय संघ ने भी बड़ा कड़ा एतराज जताया है। यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि अगर ये ड्रोन रशिया का निकलता तो कहीं ना कहीं ये बहुत हालात गंभीर होंगे। वहीं पे रोमानिया की सुरक्षा परिषद ने बैठक बुलाई है और ये बात करने के लिए किस तरह से अब आगे की रणनीति तैयार की जाए, क्योंकि देखिए यूक्रेन और रशिया का जब से युद्ध चल रहा है तो कहीं ना कहीं नाटो जो है यूक्रेन के साथ खड़ा है। ऐसे में जो जितनी भी नाटो कंट्रीज हैं वो भी रशिया के निशाने पर हैं और लगातार हालांकि रशिया का यह हर बार यही कहना होता है कि गलती से ये पेलोड दूसरी कंट्री में चला गया यूक्रेन के अलावा, लेकिन फिलहाल ये पहली बार ऐसा मामला नहीं हुआ। कई बार ऐसा हो तो ऐसे में विरोध दर्ज कराया गया और देखना होगा आगे की कार्रवाई अब जो यूनाइटेड नेशन कंट्री हैं, यूरोपियन संघ है, वो नाटो कंट्रीज हैं, वो किस तरह से करती हैं। फिलहाल ये मामला अपने आप में नाटो इसको फ्रांस, हंगरी और कई ऐसी स्पेन जैसी कंट्रीज ने इसका विरोध दर्ज किया और लगातार अब मांग की जा रही है यूनाइटेड नेशन से कि रशिया के खिलाफ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इसमें, इसके खिलाफ क्योंकि जो तस्वीरें विकास आ रही हैं रोमानिया में जो हाई राइज बिल्डिंग पर हमला हुआ है, क्या इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है? बिल्कुल, रशिया अभी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वो कहेगा यही कि ये मिसहैप था। जी बिल्कुल, देखिए नुकसान तो है क्योंकि 10वें फ्लोर को जाके ये पेलोड लगा था जिसमें 2 लोग मारे गए हैं और 10वें फ्लोर के उस पेलोड के लगने से उस बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि गनीमत ये रही कि 70 से 80 लोगों को वहां से सुरक्षित बचा लिया गया। घायलों की संख्या के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मरने वाले 2 लोगों की जानकारी सामने आई है। तो ऐसे में देखिए ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि 10वें माले पे लगने से उसके आसपास के इलाकों के भी क्षतिग्रस्त होने की खबर सामने आ रही है। तो वहां से फिलहाल अभी हालात जो है नाजुक बने हुए हैं और F-16 विमान जो हैं वो रोमानिया ने जो है लगातार तैयार रखे हैं। बात ये भी सामने आ रही है कि जब रोमानिया को पता चला तो उसने F-16 विमानों को निर्देश दिया था कि वो जाकर इस पेलोड को रोके, लेकिन सिर्फ 4 मिनट का समय था। ऐसे में विमान वहां तक नहीं पहुंच पाए, वो उड़ान नहीं भर पाए, जिस कारण से पेलोड जो है ये एक हाई राइज बिल्डिंग पे गिर गया। लेकिन फिलहाल अभी पूरी तरह से जो रोमानिया ने अपनी जो सेना को पूरी तरह से हाई एंड पे रखा है और ये देखा जा रहा है कि दोबारा कोई ऐसी हरकत होगी तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। यानी नेटो कंट्री आकर के रशिया को सबक सिखा सकती हैं, क्योंकि एक नेटो कंट्री पर अगर हमला हुआ तो सब पर यह हमला है। जी बिल्कुल, देखिए नाटो कंट्रीज हमेशा साथ रही है और जब भी किसी तरह की कोई आपदा आई है तो सब कंट्रीज साथ मिलकर काम कर रही हैं और ऐसे में एक बार फिर से यूरोपियन संघ और नाटो ने मिलकर इसकी कहीं ना कहीं इसकी मुखालफत की है और कहा है कि रशिया को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल रशिया की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन अगर कोई ऐसी बात निकलती है या फिर ये अगर प्लान तरीके से किया गया था, क्योंकि पहले भी रशिया पे कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई, ऐसे कई बार संदेह जताया गया कि रशिया सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, वो आसपास की कंट्रीज पर भी हमला कर सकता है। ऐसी खबरें कई बार सामने आई हैं। तो ऐसे में ये अगर सच बात निकलती है कि ये नेटो कंट्री तो लगातार तैयारियां भी कर रही थी, लग भी ये रहा था कि रशिया नेटो कंट्रीज पर भी हमला कर सकता है। रोमानिया पर जो अटैक हुआ है, जिस ड्रोन से किया गया, जो पेलोड लेकर के गया हुआ था, उस ड्रोन के बारे में अगर अधिक जानकारी है आपके पास तो साझा करिएगा, क्योंकि इससे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वो ड्रोन क्या रशिया की तरफ से भेजा गया था या नहीं भेजा गया था।
देखिए अभी तक इस ड्रोन के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई कि ड्रोन कौन सा था, इसके साथ पे लोड कितना था, बट ये खबर जरूर सामने है कि इसके साथ पे लोड जरूर था और जिसकी वजह से 2 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। हालांकि इसको लेकर देखिए पूरी दुनिया में अब लोग कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर, यूरोपियन संघ को पहले ही हम जानते हैं कि नाटो के साथ अमेरिका के रिश्ते अब अच्छे नहीं हैं। ऐसे में अब आने वाले समय में अगर क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अमेरिका भी जिस तरह से रशिया के खिलाफ कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता कि उभरती ताकत बने, क्या इस समय ये मौका है जब रशिया, अमेरिका और नाटो एक बार फिर से इकट्ठे हो सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मौका अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा होगा कि वो रशिया को इस चीज पे कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करे, चाहे यूनाइटेड नेशन के या फिर यूरोपियन महासंघ के। लेकिन फिलहाल अभी तक इस मामले में बिल्कुल विकास, अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी तो ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि आखिरकार हुआ क्या था। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।